हाय दोस्तों, मैं सोच रही थी ऐसा क्यों होता है। कोई हम किताब पढ़ते हैं या कोई फिल्म देखते हैं तो उस फिल्म या किताब का हीरो हमारे दिल में गहरा घर कर जाता है। वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं। एक हीरो का जन्म कब होता है? जब दुनिया में तबाही मची हुई होती है, अन्याय बहुत बढ़ चुका होता है। पर हम ये कभी नहीं सोचते कि उस किरदार को बनाने वाला आप हमारे जैसा एक आम इंसानी है, जो बदलाव लाने की कोशिश करता है, जो बदलना चाहता है और अपने थॉट्स को उस हीरो के जरिए सामने लाता है। 1941 कैप्टन अमेरिका का कॉमिक फर्स्ट टाइम रिलीज हुआ और पता है वो वक्त कौन सा था? वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था। दुनिया को एक हीरो चाहिए था जो देश को यूनाइट कर सके, देश को बता सके कि देश के लिए लड़ना है, एक मिसाइल कायम कर सके। पर राइटर को सिर्फ वो नहीं चाहिए था, राइटर को उससे भी ज़्यादा चाहिए था। इसलिए कैप्टन अमेरिका में सिर्फ ताकत नहीं है, वो सोच भी बहुत अव्वल सकता है और उसके सिद्धांत भी सबसे ऊंचे हैं। वैसे ही ले लो हमारे बैटमैन को। 1939 में उसका कॉमिक फर्स्ट टाइम दुनिया में आया। उस वक्त अमेरिका में अराजकता फैली हुई थी, चारों तरफ मार काट, क्रिमिनल्स भर चुके थे। राइटर को ऐसा कोई चाहिए था जो उन क्रिमिनल्स को कड़ी टक्कर दे, एक मर्सीलेस हीरो जो उन लोगों को सजा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब आप लोगों ने कभी सोचा स्टैन ली ने क्यों आयरन मैन को इंट्रोड्यूस किया? सोच के देखिए, आयरन मैन इंट्रोड्यूस हुआ तब जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, एक वक्त जब दुनिया में कोई भी वॉर नहीं चाहता था, पर अंदर ही अंदर कुछ गर्माहट तो चल ही रही थी। उस वक्त स्टैन ली ने एक ऐसा किरदार सामने लाया जो हथियार बेचता है युद्ध के लिए। कोई भी उस किरदार को कभी पसंद नहीं करेगा, पर आप लोग जानते हैं सारे मार्वल यूनिवर्सिटी में आयरन मैन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एक वक्त आता है जब उसी के हथियार से वो खुद घायल हो जाता है और धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, इस वक्त अगर मैं 2 कैरेक्टर का नाम लूँ, दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक आयरन मैन और एक कैप्टन अमेरिका। आपको क्या पसंद है? कोई कहेगा मुझे आयरन मैन, कोई कहेगा मुझे कैप्टन अमेरिका पसंद है। पर क्या ये सिर्फ शील्ड और नैनो टेक्नोलॉजी को पसंद करने का है, या सिर्फ किसी के पर्सनालिटी को पसंद करने का भी है? ऐसे ही नहीं, एवेंजर एंड गेम दुनिया का सबसे ज़्यादा अर्निंग फिल्म बन जाता है। अभी भी कहोगे कि फिल्म सिर्फ किस्से कहानियां हैं? मुझे नहीं लगता। तो मैंने कोशिश की है आज के इस वीडियो में इन 2 कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने की, उनके पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रही हूँ। सफल हो कि नहीं, आप लोग मुझे बताइएगा। शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका से। एक सोल्जर का जन्म जब होता है, उसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है देश को रक्षा करने की, उस पे मर मिटने की। पर साइंटिस्ट अब्राहम ने कैप्टन अमेरिका के लिए कुछ और भी सोच के रखा था। याद है, एक दुबला पतला सा लड़का जो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, पर बार बार रिजेक्ट भी होता है। चारों तरफ हट्टे कट्टे इंसान खड़े हैं, पर उसके बीच वो हिम्मत करके पहुंच जाता है आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। क्या सुपर हीरो बनने के लिए ये हिम्मत ही काफ़ी नहीं है? चलिए देखते हैं। कहते हैं एक असली गरीब ही जानता है पैसे की कीमत, एक भूखा जानता है असली खाने की कीमत, और एक कमज़ोर इंसान जानता है असली ताकत की कीमत। क्योंकि ताकत की नुमाइश होती है डर से नहीं, हिम्मत से। इसीलिए हमारे कैप्टन अमेरिका के पास है शील्ड, ना ही कोई हथियार। हाँ, कैप्टन अमेरिका उस ढाल को कभी कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं, पर सिर्फ उनके अगेंस्ट जो अन्याय करते हैं। बिकॉज ही हेट्स बुलीज वो जो दूसरों को कमज़ोर समझते हैं।
एवेंजर के किसी भी हीरो को ले लो, या फिर एक्सीडेंट या फिर किसी लैब एक्सपेरिमेंट की वजह से वो आज हीरो बने हैं। हाँ, मालूम है कि आप लोग भी कहोगे कैप्टन अमेरिका भी तो किसी लैब एक्सपेरिमेंट का ही हिस्सा है, पर आप सोच के बताइए, हिम्मत और जज्बे के अलावा उस इंसान में और क्या है, और क्या है जो अब्राहम ने उस पे देखा था। सुपर सोल्जर सीरम तो उसको सिर्फ स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए था। असली चीज तो उसकी हिम्मत ही थी जो हर जगह उसे बेस्ट बनाती थी, और वो वैसा हमेशा से था। जिंदगी में करेज, सैक्रिफाइस, पावर क्या होती है हमने कैप्टन अमेरिका से ही सीखा है। जिंदगी में इसकी ही शायद कभी कभी बहुत कमी हो जाती है। ग्रेनेड वाला वो सीन याद है जो समझाने के लिए काफी है कि कोई इंसान कितना सेल्फलेस हो सकता है। जैसे हमारे इंडियन आर्मी, बस उसमें एक सोच है कि कुछ भी हो जाए लड़ना है, किसी भी हाल में हार नहीं मानना है। 78 साल के बाद भी जब सब कुछ बदल जाता है, हालत बदल जाते हैं, दुश्मन बदल जाता है, हथियार बदल जाते हैं, उसे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके सामने रेड स्कल हो या फिर थैनोस। कैप्टन अमेरिका ना ही एक अच्छे सोल्जर थे बल्कि एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। जब हर कोई बके के खिलाफ था तब वही अकेले खड़े रहे उसके पास। मुझे याद है एक डायलॉग जो कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन को कहा था, I don't care about what powers you have or what suits you build. It's about your heart and what you are lying to sacrifice for your friends and for your comrades. कैप्टन अमेरिका एक भरोसा है कि हाँ कैप्टन है, वो एक उम्मीद है कि कैप्टन संभाल लेगा, वो एक पॉसिबिलिटीज है, वो एक पॉजिटिविटी है। He is just not a soldier. He is a man with morals. अब आते हैं एमसीयू के सबसे बड़े पॉपुलर कैरेक्टर पे, मतलब आयरन मैन। एमसीयू का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जिसके बारे में हम और आप इतनी गहराई से जानते हैं। एक इंसान जो बाप के पैसों पे बहुत फूला फला है, जिसे दूसरों की इज्जत की कोई परवाह नहीं, पर आज वो आपका और मेरा द आयरन मैन है। क्यों? टीनेजर्स को स्पाइडरमैन अच्छे लगते हैं, मॉरल पर्सन को कैप्टन अमेरिका अच्छे लगते हैं, पर रियलिस्टिक पर्सन को आयरन मैन अच्छे लगते हैं। एक हथियार बना के बेचने वाला इंसान क्या दूसरों के जान की कीमत देगा? पर तब जब खुद के ही बनाए हथियार खुद के जान ले ले, तब उसको समझ में आता है जान की कीमत। शायद हम आप भी कुछ ऐसे ही हैं। अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं, अपनी गलतियों को सुधारना ही शायद टोनी स्टार्क की एक्चुअल सुपर पावर है। कितने लोग हैं हम आप में जो गलतियां तो करते हैं पर सुधारने की कोशिश करते हैं। हमने आयरन मैन की इतनी सारी सीरीज देखी हैं और हर सीरीज में हमने आयरन मैन को बदलते देखा है, उसकी मेंटालिटी को बदलते देखा है। जैसे परिवार को बचाने के लिए हम मजबूत घर बनाते हैं, उसी तरह वो अपने सूट को कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, सूट को अपग्रेड करता रहता है आने वाले चुनौतियों से लड़ने के लिए। उसे अपने पिता के पैसे के साथ साथ अपने पिता का बेहतरीन दिमाग भी मिला था, वरना टोनी स्टार्क 4 साल की उम्र में कैसे कंप्यूटर का पूरा सर्किट बोर्ड बना लेता है। 17 साल की उम्र में MIT से मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मल्टीपल PhD करके ग्रेजुएट भी होता है। ही इज जस्ट नॉट अ जीनियस, ही इज ए सुपर जीनियस। और यही है टोनी स्टार्क की सेकंड सुपरनैचुरल पावर। सोचिए, वो आर्क रिएक्टर को केव में बना लेता है, एक ही रात में थर्मल न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स में एक्सपर्ट बन जाता है। जो दूसरे लोग बस सोचते रह जाते हैं वो करके दिखा देता है। वो जिस भी चीज में हाथ लगा देता है उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता है। अगर डेडिकेशन की कोई मिसाल हो ना तो आयरन मैन जैसी हो। हाँ, एटीट्यूड के साथ साथ उसमें एरोगेंसी भी कूट कूट के भरी थी।
वो मुफट था, फनी भी था, पर अपनी एक्सीलेंस को छुपाता नहीं था। जैसे बाकी सुपर हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, वो खुल के बताता है। हम सबको ऐसा ही नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव द क्वालिटी, इफ यू हैव द गट्स, देन से इट, एक्सपोज इट। पर इसी एटीट्यूड की वजह से कभी कभी वो किसी को भी खुला चैलेंज कर देता था और अपनी मुसीबत को घर में दावत देता था। थॉर को ले लो या फिर कैप्टन अमेरिका या फिर हल्क को ही ले लो, कोई भी मरने से नहीं डरता है, पर हमने आयरन मैन में मौत का खौफ देखा है और इसीलिए वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हमेशा करता रहता है। I can't sleep. Threat is imminent, and I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. कभी वो अल्ट्रॉन बनाता है, कभी वो विजन बनाता है एक बेटर फ्यूचर के लिए, और इसे ही हम उसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर भी कह सकते हैं। He loves to do work, और इसमें वो बेस्ट है। Come on. Let's go to you. I'm the best. Isn't it great? क्या हम सबको भी वैसा नहीं होना चाहिए? कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये टीम जैसे कैप्टन अमेरिका पर डिपेंड करती है, वैसे ही कैप्टन अमेरिका आयरन मैन पर डिपेंड करता है। इस टीम का दिल है कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इस टीम का ब्रेन। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।